हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। इन तीनों के बारे में हम लोगों ने सामान्य जानकारियां ली थी। क्यों? क्योंकि अब जो वीडियोज आने वाले हैं सारे इसी से रिलेटेड होंगे। तो जो लोग वो वीडियो ना देखे हों उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। और आइए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? कार्यपालिका। कल हमने आप लोगों से बोला था कि कार्यपालिका के बारे में हम लोग बात करेंगे। और कार्यपालिका के तहत जो पहला चैप्टर है राष्ट्रपति, कार्यपालिका का चैप्टर चलेगा कम से कम 3 से 4 दिन। क्यों? क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को देखेंगे, उपराष्ट्रपति को देखेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री को देखेंगे और कैबिनेट मंत्रियों को देखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे राज्य से। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं किसकी? राष्ट्रपति की। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कार्यपालिका का अनुच्छेद कहां से कहां तक है, कौन से भाग में है। उसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कैसे होती है और इसके तहत इसकी वोटिंग कैसे होती है, सारी चीजें देखेंगे। और महाभियोग कैसे लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। तो आइए देखते हैं। और इसकी जो कार्य शक्तियां है राष्ट्रपति की, देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसे हम लोग 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज केवल महाभियोग तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल के वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस पर? राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखेंगे कि भाग 4 में नीति नहीं दे सकता तो हम लोग कल देखे थे। अब बात करेंगे भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक क्या है? संघ की कार्यपालिका। ये याद करिएगा, संघ की कार्यपालिका। अब इसी कार्यपालिका के तहत हम लोग देखेंगे कौन सा चैप्टर आज का हमने बोले? ये राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में आज बात होगी, जिसका अनुच्छेद क्या है? 52। सामान्य जानकारी पहले हम लोग लेते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति होता कौन है? राष्ट्रपति क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, अर्थात भारत का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। और क्या होता है? यह एक तरह से देखें तो भारत की एकता, अखंडता और दृढ़ता, संप्रभुता का क्या होता है? यह संरक्षक होता है। और यह राष्ट्र का नागरिक होता है और प्रथम नागरिक के नाम से इसे जाना जाता है। तो बेसिक चीजें पहले हम लोग आज लिख लेते हैं। राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्रपति कौन सा होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है। और राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति, क्वेश्चन बनते हैं इसलिए अलग अलग लिख रहा हूं। प्रथम व्यक्ति होता है। उसके बाद क्या होता है? यह राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता का संरक्षक। एकता, अखंडता, संप्रभुता का संरक्षक। तो इन तीनों पॉइंट से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि भारत में राष्ट्रपति से बड़ा पद कोई नहीं होता। राष्ट्रपति ही अपने देश का प्रमुख होता है। पूछता है क्वेश्चन में कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 52 के तहत। अब हम लोग देखेंगे क्या कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। क्या? निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके लिए अनुच्छेद 54 है। अनुच्छेद जरूर याद रखा करिए आप लोग, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके तहत क्या किया जाता है? इसका निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल द्वारा। देखिए पहले बेसिक तौर पर समझ लीजिए, इसका निर्वाचन होता है एक निर्वाचक मंडल के द्वारा, जिसमें कौन से होते हैं? आपके लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं। और उसके बाद विधानसभाओं के सदस्य होते हैं और विधानसभा राज्य से होती है। उसके बाद क्या आता है? आपका 2 विधानसभाएं कहां पर हैं? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में। दिल्ली और पुदुचेरी में भी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में भी क्या है? विधानसभा। तो वहां के भी सदस्य होते हैं। लेकिन
इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसमें नामित सदस्य नहीं होते हैं, नामित सदस्य नहीं होते, केवल निर्वाचित होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं जो मतदान करते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति के चुनाव में जो मतदान करते हैं वह नामित वाले नहीं होंगे। जैसे होता है ना कि 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति करता है, 3 अलग से नियुक्त होते हैं। तो इस तरह से जो नामित सदस्य होते हैं वह वोट नहीं करेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट करेंगे। तो इसके तहत हम लोग अब देखेंगे क्या, संसद के दोनों सदन, संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा, LSRS, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नामित नहीं, ठीक, निर्वाचित सदस्य। तो हो गया क्या कि संसद के तहत जो सदस्य आते हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, वह निर्वाचित होके जो आते हैं वही वोट करेंगे। उसके बाद कौन वोट करेगा? राज्य विधानसभा के सदस्य, राज्य विधानसभा के सदस्य, ठीक। राज्य विधानसभा के सदस्य मतलब जो कि विधानसभा के तहत हर राज्य में सदस्य चुन के आते हैं, वो भी वोटिंग करते हैं। उसके बाद आता है केंद्र शासित प्रदेश, यूटी, यूनियन टेरिटरी। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा, क्योंकि 2 ही यूटी में क्या है आपकी विधानसभा है, कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हम लोगों ने क्या देख लिया कि जब इसका चुनाव होता है तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य वोटिंग करते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश में 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर क्या है विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी, तो वहां के सदस्य भी यहां वोट करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, केवल निर्वाचित लिख रहा हूं हर जगह, निर्वाचित सदस्य, अर्थात कि यहां निर्वाचित नहीं लिखा हूं, लिख लीजिएगा निर्वाचित, मतलब जो नामित सदस्य होते हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है। अभी जब हम लोग महाभियोग के बारे में बात करेंगे तो महाभियोग में क्या होता है कि ये लोग मतदान नहीं करेंगे महाभियोग लगाने के लिए, लेकिन जो नामित सदस्य होते हैं वो मतदान करेंगे। तो आइए, इतना फैक्ट हम लोगों ने देखा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसकी पद्धति क्या होती है, चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से चुनाव होता है। तो चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वह क्या है, पूछता है एग्जाम में, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत चुनाव होता है और गुप्त मतदान होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के तहत गुप्त मतदान करके इसका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इससे फैक्ट निकल के ये आता है कि डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, जनता राष्ट्रपति को नहीं चुनती है। कौन चुनता है? लोकसभा राज्यसभा के क्या चुनते हैं, वहां के मेंबर चुनते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अब बात करेंगे क्या कि जो राष्ट्रपति का जो क्या होगा, सदस्य होगा, एक तरह से अगर देखें कि जिससे चुनाव लड़ता है जो व्यक्ति, चुनाव राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार होगा उसे उम्मीदवारी अपनी सक्रिय करने के लिए क्या करना पड़ता है, 50 प्रस्तावकों का हस्ताक्षर होना चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक,
का इसे सपोर्ट मिलेगा तभी यह नामांकन कर सकता है। एक फैक्ट और क्या बन के आता है कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए कि आप कहाँ के संसद के सदस्य होने की योग्यता रखिए। क्यों? क्योंकि संसद के थ्रू ही चुने जाएंगे। संसद का जो सदस्य होता है वही जाके क्या बनता है, राष्ट्रपति बनता है, और आपको किसी लाभ के पद पर आप नहीं होंगे। तो फैक्ट हम लोग लिखते हैं, क्या है, संसद का सदस्य बनने की योग्यता संसद का सदस्य बनने की योग्यता। और ये योग्यता जो आती है ना, ये योग्यता किसके तहत आती है, हमारा जो अनुच्छेद कौन सा है, 58। ठीक। और अब क्या बात आती है कि आप लाभ के पद पर ना हो, आप लाभ के पद पर ना हो। किसी भी सरकारी नौकरी पर अगर आप हैं, अर्थात आपको वेतन और भत्ता सरकार की तरफ से मिल रहा है, तो आप राष्ट्रपति नहीं चुने जा सकते। तो क्या फैक्ट निकल गया है कि आप लाभ के पद पर ना हो। और एक फैक्ट और आता है कि आपको ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक तो आपको लाना ही है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, आरबीआई में 15,000 रुपए, 15,000 रुपए क्या करना पड़ेगा आपको, जमानत राशि देनी पड़ेगी। कैसे, ये फैक्ट क्यों रखा गया, आप 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पर आरबीआई में जमा करेंगे। अगर जो मतदान हुआ, मतदान का 1/6 भाग, 6वां हिस्सा भी अगर आपको नहीं मिलता है, अगर मतदान के दौरान आपको 1/6वां हिस्सा, मतलब कि एक हिस्से में से 6वां हिस्सा 100 अगर है, 100 में से अगर आपको 6 वोट भी नहीं मिली, तो क्या होगा कि आपकी जो ये जमानत राशि होगी यह क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अर्थात यह पैसा आपका वापस नहीं होगा, यह पैसा कहां चला जाएगा, वित्तीय कोष में चला जाएगा। अगर आप 1/6 से ज्यादा मत प्राप्त करते हैं, चुनाव जीते या ना जीते, तो आपका ये जो पैसा है यह वापस हो जाएगा। तो ये फैक्ट निकल गया कि आरबीआई में 15,000 रुपए जमानत राशि के तौर पे आप दे सकते हैं। अब बात करेंगे शपथ। चुनाव हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, चुनाव हो गया, योग्यता हो गई। अब क्या आएगा हमारा, शपथ। शपथ कैसे लेगा इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें एक फैक्ट शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, कौन सा है वो, इसकी जो आयु होती है राष्ट्रपति बनने के लिए, आपकी जो एज होती है वो 35 साल है। ठीक, तो ये जरूर लिख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया कि योग्यता और उसका जो चुनाव की पद्धति है खत्म हो गई। बात करते हैं शपथ के बारे में। राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है कौन, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। शपथ के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। और शपथ का जो आर्टिकल है, शपथ का आर्टिकल हमारा कौन सा है, 60 के तहत लेगा यह शपथ। और किसके सामने, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेगा। क्वेश्चन पूछता है छोटे एग्जाम में कि राष्ट्रपति अपनी शपथ किसके सम्मुख लेता है, या राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। या अगर यह नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। ठीक है, तो इतने फैक्ट हो गए। अब क्या हुआ, पद भी आ गया,
निर्वाचन भी हो गया, योग्यता भी देख लिए, शपथ भी ले लिए। तो अब बात आएगी क्या कि अब हमें वेतन भत्ते भी तो मिलने चाहिए ना, तो वेतन के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति का वेतन, आप लोगों ने देखा कि 2018 तक राष्ट्रपति का वेतन कितना था, 1.5 लाख रुपए पर मंथ, अर्थात 1,50,000 रुपए पर मंथ। लेकिन 2018 में संशोधन करके सारे जितने भी पदाधिकारी हैं सबका वेतन बढ़ाया गया, तो राष्ट्रपति का भी वेतन बढ़ा। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना हो गया है, 4 लाख रुपए। ठीक है, 4 लाख रुपए है राष्ट्रपति का वेतन। 4 लाख नहीं है, 5.08, हाँ 5 लाख रुपए ऐसे लिखेंगे हम लोग। 2018 तक कितना था, 1.5 लाख, अर्थात 1,50,000 प्रति माह। लेकिन 2018 के बाद या 2018 से 5.08 लाख रुपए प्रति माह क्या कर दिया गया, इनका वेतन कर दिया गया। राष्ट्रपति वेतन कितना लेता है, एक महीने का 5,08,000 रुपए, 5,08,000 रुपए वेतन दिया जाता है राष्ट्रपति को। केवल वेतन, भत्ता और कार्यालय खर्च अलग से दिया जाता है, रहन सहन की सुविधा अलग से, राष्ट्रपति भवन निःशुल्क रूप से अलग से दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कि राष्ट्रपति पर केस हो सकती है कि नहीं। देखिए, वह देश का प्रमुख व्यक्ति है, अगर उसके द्वारा पद पर होते हुए अगर वह कोई ऐसा कृत्य करता है जिससे कि उस पर मुकदमा दायर किया जा सके, तो उस पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। फैक्ट निकल के आता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो वह कोई भी कार्य करेगा, न्यायोचित या गैर न्यायोचित, फिर भी उसे हम ना तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ना तो उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं, और ना ही उसे हम लोग जेल भेज सकते हैं। कब तक, जब तक वह अपने पद पर है। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत तौर पर कोई कार्य करता है तो उसे 2 महीने की नोटिस दी जाएगी, 2 महीने पहले नोटिस दी जाएगी, और उस कृत्य के लिए उसके कार्यकाल के दौरान उस पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग का मतलब यह है कि उसे पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं उनमें हम लोग आज अब बात करेंगे। चीजें इजी हैं, धीरे धीरे करके समझिए, एक एक पॉइंट पकड़ पकड़ के समझिए, लिखते जाइए, 1 से 2 बार रिवीजन करिए। मुझे नहीं लगता कि चीजें आप लोगों को भूलेंगे। आइए, इसका जो अधिकार है, राष्ट्रपति का अधिकार, अधिकार का मतलब यह है कि उसे क्या क्या अधिकार दिया गया है, उसे क्या क्या, किस लिमिट भी होती है राष्ट्रपति की, किस लिमिट के आगे आप कार्य नहीं कर सकते। देखिए, पहला फैक्ट आता है, कार्यकाल के दौरान आपराधिक कृत्यों से उन्मुक्ति, मतलब कोई भी अपराध अगर यह करता है कार्यकाल के दौरान तो इस पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। आप लोग नोटिस करिएगा कि राष्ट्रपति का अगर एक तरह से जुलूस निकला है, राष्ट्रपति कहीं जा रहे हैं और उनकी कार से कोई भी एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाए, उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यह कौन है, अपने राष्ट्र के प्रमुख है, राष्ट्र का प्रथम व्यक्ति है कौन, राष्ट्रपति। हम इन्हें क्या नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तारी भी इनकी नहीं की जा सकती है, और इन्हें हम जेल भी नहीं भेज सकते। अगर यह कार्यरत है, अपने पद पर है, तो इनकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी, जेल भी नहीं भेज सकते। लेकिन एक फैक्ट है जो थोड़ा सांत्वना देता है आम नागरिक को, कि अगर इन्होंने कोई व्यक्तिगत तौर पर कुकृत्य किया, कुकृत्य का मतलब ऐसा है कि जो आपराधिक कार्य हो, गैर न्यायोचित कार्य हो, तो उसके तहत क्या किया जाता है, इन पर 2 महीने की नोटिस देकर फिर कार्यवाही की जाती है, महाभियोग लगाया जाता है।
निजी हत्याओं या निजी कृत्यों पर 2 माह की नोटिस के बाद महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग का मतलब है इन्हें पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। तो इस तरह से इतने फैक्ट थे जो अधिकार के तहत हम लोगों ने देखा। अब एक बार एक निगाह में देख लेंगे कि इनका जो पद है, पदावधि कब से कब तक रहेगी। पदावधि के लिए आर्टिकल कौन सा है? 56, 56वां अनुच्छेद। तो इनकी जो पदावधि होगी शपथ से, जिस दिन यह शपथ लेंगे, शपथ ग्रहण के दिन से, तारीख से कहां तक होगी? 5 वर्ष तक यहां अपने पद पर रहेंगे। और उसके पश्चात क्या किया जाएगा कि इन्हें हटाया भी जा सकता है, इन्हें हटाया भी जा सकता है महाभियोग के द्वारा। ठीक, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और एक फैक्ट और है, कभी कभी ऐसा होता है कि इनका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी यह जब तक इनका नया उत्तराधिकारी पद पर नहीं आ जाएगा, नया उत्तराधिकारी का मतलब यह नहीं कि इनका बेटा जो नया राष्ट्रपति चुन के आएगा, अगर वह जब तक पद पर नहीं आ जाता तब तक यहां अपने पद पर बने रहेंगे। और इनके अनुपस्थिति में जो कार्य होगा वह कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो इनकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, अर्थात राज्य का प्रमुख बन के कार्य करेगा, देश का प्रमुख प्रथम व्यक्ति बनेगा, तो वह इन्हीं का वेतन, इन्हीं का भत्ता प्राप्त करेगा। अर्थात उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता उसे नहीं दिया जाएगा, उसे क्या दिया जाएगा? राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता दिया जाएगा। तो पदावधि इनकी होती है 5 साल। उसके बीच में यह महाभियोग के द्वारा हटाए जा सकते हैं। महाभियोग लगाने के लिए भी शर्तें हैं। अगर यह संविधान का उल्लंघन करते हैं तो इन पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं महाभियोग। ये इंटरेस्टिंग है। महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग चलाया गया। इसके तहत फैक्ट क्या है? महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव होता है वह किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में भी यह पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है कि जितने भी मेंबर हैं वहां, उन मेंबर्स में से 1/4 मेंबर्स का क्या होना चाहिए? सिग्नेचर या सहमति होनी चाहिए, तब जाके महाभियोग लगाया जा सकता है। तो फैक्ट हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले महाभियोग लगाया कब जाता है? संविधान का उल्लंघन करने पर। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रह के अपने पद की गरिमा की उपयोग करते हुए कोई भी गैर न्यायोचित कार्य करते हैं तो इन पर क्या किया जा सकता है? महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सदस्यों की 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। 1/4 का मतलब 1/4 सदस्यों का सहमति मिलनी चाहिए। ठीक, 1/4 सदस्यों की सहमति अगर होगी तभी महाभियोग लगाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने के समय इन्हें पहले नोटिस दी जाती है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। 14 दिन पहले नोटिस जारी की जा सकती है। अगर इन्होंने संविधान का उल्लंघन किया तो 14 दिन के अंदर
इन्हें नोटिस एक दे दी जाएगी कि 14 दिन के अंदर आप अपनी गलती को स्वीकार करें, उसमें सुधार करें। अगर आप नहीं करेंगे तो जस्ट 14 दिन के बाद आप पर क्या होगा, महाभियोग लगा दिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी भी कुछ प्रक्रियाएं हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं हमें। अब इसमें देखेंगे कि भाग कौन कौन लेंगे। आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय, चुनाव के समय किसने भाग लिया था? लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी के 2 यूटी के भी जो थे विधानसभा के सदस्य, उन्होंने भी भाग लिया था। लेकिन नामांकित व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया था। तो इसमें क्या होगा कि संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। दोनों सदनों के प्रतिनिधि का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा। तो इसमें क्या है, निर्वाचित और नामांकित, जिसे नामित बोलते हैं। निर्वाचित और नामित दोनों भाग लेंगे। कहां के? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित और नामित दोनों भाग लेंगे। यहां से क्वेश्चन बनता है कि पूछता है कि राज्यसभा लोकसभा के नामांकित जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं या महाभियोग में भाग लेते हैं। तो ये महाभियोग में भाग लेते हैं, निर्वाचन में नहीं लेते हैं। और भाग कौन नहीं लेगा? जैसे आप लोगों ने देखा विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था, तो विधानसभा के सदस्य भी यहां भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और जो 2 यूटीज, 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के सदस्य थे, वो भी भाग नहीं लेंगे। दिल्ली और पुदुचेरी के जो हैं वो भी भाग यहां पर नहीं लेंगे सदस्य। तो फैक्ट क्या निकल के आया कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है वह किसी भी सदन में पेश की जा सकती है, लेकिन उसके लिए सदन के 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए, अर्थात उनकी सहमति होनी चाहिए। उनकी सहमति मिल गई, उसके बाद 14 दिन पहले इन्हें नोटिस दी जाएगी कि राष्ट्रपति महोदय, आपके द्वारा संविधान का इस तरह से उल्लंघन किया गया है, आप इसमें सफाई दे सकते हैं। अगर उन्होंने माफी मांगी, गलती अपनी सुधारी तो ठीक है, नहीं तो उन पर महाभियोग लगाया जाएगा और महाभियोग पास होने के बाद इन्हें पद से हटा दिया जाएगा। और उसके लिए जो महाभियोग पेश होगा उसमें कौन कौन भाग लेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधि भाग लेंगे, निर्वाचित और नामांकित भी, अर्थात जो नामित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेंगे। और जो आपके दिल्ली और पुदुचेरी यूटी के भी सदस्यों ने इनके निर्वाचन में भाग लिया था वो भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा के जो सदस्य थे वो भी भाग नहीं लेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया में कितने पॉइंट आए? 6 पॉइंट। इसे आप लोग एक तरह से किसी भी तरीके से करके याद करिए, क्योंकि अगर ये चीज याद नहीं होगी, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है छोटे एग्जाम में, और काफी सारे एग्जाम लगने वाले हैं इस समय छोटे। तो आइए अब देखते हैं कि पद की रिक्तता क्या है। अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो क्या होगा? पद की रिक्तता, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता का आशय यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्रपति होते हुए भी बीमार पड़ जाए या किसी विदेशी दौरे पर चले जाए या उन्हें पद से निकाल दिया जाए, निष्कासित कर दिया जाए या फिर महाभियोग लगा के हटा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो पद खाली हो जाता है। तो उस समय क्या होगा कि राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति इनका पद ग्रहण करेंगे, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जस्ट 6 मंथ के अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि संविधान में यह प्रावधान दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु होती है या महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया जाता है, उनका निष्कासन किया जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करके इस पद की रिक्तता को पूरी किया जाएगा। तो आइए हम लोग फैक्ट लिखते हैं। सबसे पहला आता है
अनुपस्थिति में इनकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति। दूसरा फैक्ट निकल के क्या आता है? ये एक हो गया, ये अनुपस्थित हो गए। दूसरा चुनाव हुआ, अभी मैंने बताया आप लोगों को, चुनाव हुआ, चुनाव का नतीजा भी बाद में आता है, हर 5 वर्ष पे चुनाव होता है। तो जब तक नया उत्तराधिकारी, अर्थात जो नया राष्ट्रपति आएगा, नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले, जब तक नया उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले तो यही पद पर बने रहेंगे, पद पर बने रहेंगे। कौन? पुराने ही राष्ट्रपति जो कार्य कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि पद की रिक्तता, अर्थात इनकी मृत्यु होती है या निष्कासन किया जाता है, तब क्या फैक्ट निकल के आता है? अगर ये इनकी मृत्यु हो जाती है पद पर होते हुए, या फिर इनका निष्कासन किया जाता है, किसके तहत? महाभियोग के तहत, या फिर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, ठीक इनकी मृत्यु हो गई या निष्कासन किया गया या इन्होंने त्याग पत्र दिया, तो क्या फैक्ट आएगा कि 6 महीने के अंदर चुनाव किया जाएगा। चुनाव अनिवार्य है, ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि कंपलसरी है कि चुनाव 6 महीने के अंदर करवाना ही है। अब बात आती है कि ये जो राष्ट्रपति हैं, अगर ये अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं कि मैं अब इस पद पर नहीं रहूंगा, स्वसहमति से अपने आप से ये कहते हैं कि मुझे इस पद पर अब नहीं रहना है, मुझे ये पद छोड़ना है, तो ये जो त्याग पत्र होगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक। तो इस तरह से अब इनकी बात होगी किसके बारे में? इनकी शक्तियों के बारे में। अगर मैं शक्तियों को इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो वो अकेले ही कम से कम आधे घंटे या 40 मिनट का है। तो इसलिए हम लोग आज का वीडियो यही खत्म करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा। राष्ट्रपति का पद देखा, अनुच्छेद 52। उसके बाद हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, शपथ कैसे लेता है, उसका वेतन क्या है, उसके अधिकार कौन कौन से हैं, उन पर महाभियोग कैसे लगाया जाता है, और महाभियोग लगाए जाने के बाद उनके पद की अगर रिक्तता होती है तो उसकी पूर्ति कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में बात करेंगे राष्ट्रपति का ही पार्ट 2, जिसमें उनकी कार्य शक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।